चांद के कैदी किस्त नंबर 4। मेरे दोनों चाचा मुरादाबाद में रहते थे, ताया लखनऊ में थे। इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ अब्बा और हम लोग दादी के साथ रहते थे। दादी की मौत की वजह से दोनों ही चाचा और ताया आ गए थे। दादी के इंतकाल के बाद ज़रा सुकून हो गया था। कई बरस गुजर गए। दोनों फूफियाँ अब बूढ़ी होने लगी थीं। अम्मा उनकी तरफ से बड़ी ही परेशान रहती थीं। इस दौरान छोटी फूफी का रिश्ता आ गया। उनके ससुराल का ताल्लुक दिल्ली से था। उन्हें लोगों ने भड़काने की बहुत कोशिश की, मगर ज़ीशान साहब जो मेरे होने वाले फूफा थे इन बातों के कायल न थे, और हम घर वालों ने उन्हें कायल करने की कोशिश भी नहीं की थी कि किसी तरह फूफी घर से रुखसत हो जाए। सादगी से निकाह करके उन्हें रुखसत कर दिया गया। अब्बा ने जहेज़ की बजाय उन्हें ज़मीन का एक टुकड़ा दिया और नकद रकम दी। वो लोग निकाह के फ़ौरन बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हम सब ने सुख का सांस लिया। अम्मा तो इस रिश्ते पर बेपनाह खुश थीं। मगर दूसरे दिन ही हमारे घर में फिर क़यामत मच गई। दिल्ली से तार आया कि मेरी फूफी और फूफा दोनों को पहली रात ही सांप ने डस लिया। अब फिर हमारे घर से एक जनाजा निकलना था, मगर फूफी के ससुर ने इनकार कर दिया और कहा क्योंकि वो उनके घर आ चुकी थीं और अब उनके घर की फ़र्ज थी, इसलिए उनकी मैयत वहीं से उठेगी। हम सब दिल्ली पहुंच गए। मुझे खौफ था कि शायद दादी की तरह फूफी की लाश भी बदबूदार होगी। उनका चेहरा भी खौफनाक हो गया होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हैरत तो ये थी कि सब फूफी का चेहरा बेहद जवान और ख़ूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल गुलाबी, और यूँ लगता था कि जैसे वो सो रही हों, जबकि फूफा का चेहरा सूज चुका था, नीली रंगत हो रही थी और नाक से गदला गदला सा पानी निकल रहा था और उनके पास से अजीब सी नागवार बू आ रही थी। मेरी उम्र उस वक्त 12-13 साल थी। मैं अब सब कुछ समझ और महसूस कर सकता था। इन वाक़यात ने मेरे तजस्सुस को मज़ीद भड़का दिया था। हम अगले रोज़ अमरोहा वापस आ गए। मेरी बहनें बहुत सहमी हुई थी और फूफी भी जर्द पड़ चुकी थी, मगर अम्मा में बड़ा ही हौसला था। हर वक्त उनके हाथ में तस्बीह रहती और वो मुसलसल कुछ न कुछ पढ़ती रहती थी। हम जिस रोज़ घर पहुँचे उससे अगले रोज़ चांद की 14वीं तारीख थी। इन हालात ने सबसे ज़्यादा असर अब्बा पर डाला था। वो हर वक्त गुमसुम रहते और अपने कमरे में पड़े रहते। परदादा सोलत मिर्ज़ा बेग का कमरा तीसरी मंजिल पर था, जिसे उनकी मौत के बाद से नहीं खोला गया। ना ही तीसरी मंजिल पर कोई जाता था। घर की वैरानी और वहशत ने मुझे गूंथ कर रख दिया था। मैं जब अपने दोस्तों के पास जाता तो उनके घर का नॉर्मल और खुशगवार माहौल देखकर एहसास से मरहूमी का शिकार हो जाता था। अब मैं इस तमाम चक्रों को समझना चाहता था, जानना चाहता था और इस वहशत से निजात हासिल करना चाहता था। इतने बरस गुजर चुके थे और मैंने घर में कोई खुशी नहीं देखी थी। फूफी की शादी भी यूं ही हुई जैसे कोई जुर्म किया जा रहा हो। सारे ज़माने से छुपाकर सरगोशियों में सारे मामलात तय हुए थे। बंद कमरे में निकाह किया गया था और रात की तारीकी में रुखसत कर दिया गया था। मैं घर में खुशी देखने को तरस गया था। ये अम्मा ही का दम था कि वो अब तक इस हवेली को आबाद किए हुए थी। अब मैं सोचता हूँ कि अम्मा ना होती तो क्या होता। मैं उस वक्त 8वीं जमात में था। अब्बा का इरादा था कि वो मुझे दिल्ली या अलीगढ़ हॉस्टल में भेज दें ताकि उनकी नस्ल आगे बढ़ सके। अब ख़ानदान में मेरे सिवा कोई लड़का नहीं था। बड़े चाचा बेऔलाद थे। छोटे चाचा का हर बच्चा पैदा होने के बाद मर जाता था। ताया की एक बेटी थी जो माजूर पैदा हुई थी और अब उनके सीनों पर किसी भारी सिल की तरह धरी हुई थी। बोलते हुए भी उनकी ज़बान लड़खड़ाती थी। हाँ, तुम्हें बता रहा था कि फूफी के मरने के बाद जब हम हवेली पहुँचे तो अगले रोज़ चांद की 14वीं तारीख थी। अब्बा शाम ही से बड़े ही बेचैन थे। वो 13वीं की तमाम रात सेन में टहलते रहे। अम्मा, बहनें, फूफी सब परेशान रहीं। एक तो फूफी की मौत ने सभी को सदमे में बेहाल कर दिया। फिर
ابا کی کیفیت اور 14ویں رات کا خوف ہماری پوری حویلی پر چھایا ہوا تھا۔ اماں رات بھر قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ میں ان کے قریب بیٹھا جہاں نماز بچھائے تسبیح پڑھتا رہا۔ اگلا دن نکلتے ہی ابا کی حالت بگڑ گئی۔ انہیں سویرے زبردستی بستر پر لیٹا دیا گیا۔ شام ڈھلتے تک انہیں بری طرح بخار چڑھ چکا تھا۔ میں ڈاکٹر کو بلا لایا۔ اس نے اچھی طرح معائنہ کیا مگر بخار چڑھنے کا سبب نہ جان سکا۔ ابا نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر دوائیں دے کر چلا گیا۔ اس رات ہم سب ابا کے گرد بیٹھے رہے۔ اماں بڑے صبر والی عورت تھیں۔ اس حالت میں بھی انہوں نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ وہ تمام رات سورہ یاسین پڑھتی رہیں۔ رات کی کسی پہر ان کا بخار اتر گیا۔ وہ ایک دم چاقو چوبند ہو گئے۔ بڑی پھوپھی نے چائے بنا کر دی۔ ہم نے اطمینان کا سانس لیا کہ چاند بھی نکلا، اس کا عکس کنواں میں اترنے کا وقت بھی گزر چکا تھا۔ یہ وقت تقریباً 3:30 کے درمیان ہوا کرتا تھا۔ میں نے اس رات پہلی بار خود کو بے پناہ تجسس پایا۔ کوئی میرے اندر تمام رات سرگوشیاں کرتا رہا کہ مجھے کنویں تک جانا چاہیے اور چاند کے عکس کو کنویں میں اترتے ہوئے دیکھنا چاہیے، مگر گھر کے سبھی افراد جاگ رہے تھے اور ابا کی حالت کے پیش نظر انہیں یوں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں تھا۔ اس لیے میں خود پر جبر کیے بیٹھا رہا۔ ایک بات تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اتنی سی عمر میں ایسے واقعات دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے کے باوجود مجھے خوف نام کی کوئی چیز یا کیفیت پیدا نہیں ہو سکی تھی۔ کبھی راتوں کو سوتے ہوئے میں ڈرا نہیں تھا۔ ہماری حویلی بہت بڑی تھی، 3 منزلیں تھیں۔ جب سے چچا وغیرہ مراد آباد گئے، اوپر کی منزل خالی پڑی تھی۔ صرف پچھلے حصے کے چند کمرے تھے جو ہمارے استعمال میں تھے۔ حویلی کی دائیں جانب سارا حصہ خالی پڑا تھا۔ کئی کمرے تھے جنہیں تالا لگا دیا گیا تھا۔ دائیں جانب بڑا برآمدہ بھی خالی پڑا رہتا تھا۔ برآمدے کے آگے کچا حصہ تھا، پھر ایک بہت بڑا چبوترا تھا جس کے دونوں جانب بڑے بڑے گول ستون اوپر تک چلے گئے تھے۔ کبھی پردادا کے زمانے میں اس چبوترے میں جس جگہ صرف منڈیریں پکی تھیں اور باقی حصہ کچا تھا، سبزیاں اگا کرتی تھیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ہی لوٹیں گے اگلے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔